कल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हमारी इस स्लाइड से शुरुआत है। These are such type of proteins which is albumin, globulin, alpha globulin, beta globulin, gamma globulins and fibrinogen. Albumin 60%, इसका परसेंटेज ऑफ टोटल यानी ये प्रोड्यूस करता है आपका लीवर 60%। हेल्प्स एंड मेंटेन कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका काम क्या है? कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर को बरकरार रखती है, यानी एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रासेलुलर की तरफ जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है इसको लेके जाता है। लेकिन जब इसकी कमी हो जाती है तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो ट्रांसफर नहीं होता है, तो इसकी वजह से जो फिटिंग एडिमा लाइक कंडीशन आ जाती है या जनरलाइज एडिमा आ जाती है ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ अल्बुमिनिया की वजह से। ग्लोबुलिन अल्फा 36% है, ये इसका ओरिजिन जो है। ग्लोबुलिन जो है ये भी 36% प्रोड्यूस होता है आपके लीवर। इसका जो ओरिजिन है यहाँ से प्रोड्यूस होता है। इसका काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लिपिड एंड फैट सोलेबल विटामिन है। फिर हमारे पास क्या है? अल्फा ग्लोबुलिन है। अल्फा ग्लोबुलिन भी 36%, इसका ओरिजिन भी लीवर कराता है प्रोडक्शन। और इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट लिपिड्स एंड फैट सोलेबल विटामिन को ट्रांसपोर्ट करता है। आपको पता है कि फैट सोलेबल विटामिन कौन से होते हैं? उसको ट्रांसपोर्टेशन में इसका अहम किरदार होता है, और लिपिड की ट्रांसपोर्टेशन में भी, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बीटा ग्लोबुलिन इसका ओरिजिन भी लीवर है, इसका काम भी सेम ही है, ट्रांसपोर्ट लिपिड्स एंड फैट सोलेबल विटामिन। गेमा ग्लोबुलिन ये लिम्फेटिक टिश्यू से बन जाती है, कंस्टिट्यूट्स अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी है हमारे पास गेमा ग्लोबुलिन। वाइल फेब्रोनिजिन इसका परसेंटेज 4% इसका प्रोडक्शन होती है। ये प्रोडक्शन कौन करता है? ये भी लीवर करता है। और ये ब्लड कोगुलेशन में इसका अहम किरदार होता है, ब्लड को क्लोट करने में। फिर हमारे पास नेक्स्ट है ग्लोसरी। दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, ये हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Angiogenesis. What is angiogenesis? Formation of new blood vessels, such as in a healing wound or in a malignant tumors. Angiogenesis किसे कहते हैं? Angiogenesis is the formation of new blood vessel को न्यू ब्लड वेजल की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? एंजियोजेनेसिस कहते हैं। जब भी कोई वोंड हो जाए, कभी मलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए और इसकी रिमूवल हो जाए, तो ऑटोमेटिकली हमारा जिसम में ये प्रॉपर्टी है कि दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सच टाइप ऑफ वेजल, एंड दिस सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज नोन एज एंजियोजेनेसिस। तो इससे सवालात आ सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लोसरी से सवालात बहुत आ सकते हैं। और एप्लीजिया किसे कहते हैं? लेक ऑफ सेलुलर डेवलपमेंट को एप्लीजिया कहते हैं। सेल विद इन द बोन मेरो। एप्लीजिया का मतलब है सेलुलर डेवलपमेंट की कमी को हम एप्लीजिया कहते हैं। बैंड सेल किसे कहते हैं? स्लाइटली इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स को हम बैंड सेल्स कहते हैं। ब्लास्ट सेल किसे कहते हैं? प्रीमेच्योर डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल को हम ब्लास्ट सेल कहते हैं। while the cell differentiation तकसीम होना, डेवलपमेंट ऑफ फंक्शंस एंड कैरेक्टर्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द पेरेंट स्टेम सेल्स। डिफरेंशिएशन का मतलब है जो ओरिजिन होता है, यानी पेरेंट से दूसरे दूसरे चीजों का बन जाना, लेकिन वो अपने उससे डिफरेंट इख्तिलाफ रखती हो अपने स्टेम सेल से, अपने रूट सेल से, अपने स्टेम सेल से इख्तिलाफ, इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिस्प्लीजिया किसे कहते हैं? एबनॉर्मल सेल डेवलपमेंट ऑफ द ब्लड वेजल को हम डिस्प्लीजिया कहते हैं। सही है, सिर्फ ये लाजमी नहीं कि डिस्प्लीजिया ब्लड सेल को कहते हैं, एवरी टाइप ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट को हम डिस्प्लीजिया कहते हैं। वो रिलेटेड टू साइज, शेप्स और अपीयरेंस, सब लेवल से हम इसकी एबनॉर्मेलिटी को हम डिस्प्लीजिया कहते हैं। while the erythroid cells को हम क्या कहते हैं? broad terms used in reference to any cell that is or will become a mature RBC। सही है, एरिथ्रॉइड सेल उसको कहते हैं कि बहुत वो सेल्स जो जिससे आरबीसी का मेच्योर हो के आरबीसी बनना होता है, इसको हम एरिथ्रॉइड सेल कहते हैं। एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं ना। एरिथ्रोपोइसिस किसे कहते हैं? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। सही है, इस प्रोसेस को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। और कोई भी इमेच्योर सेल्स हो और इससे आरबीसी का बनना हो, इसको हम एरिथ्रॉइड सेल्स कहते हैं।
एरिथ्रोपोइटिन क्या, दीज आर द सच टाइप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस प्राइमरी बाय द किडनी। आपका किडनी जो है एरिथ्रोपोइटिन जो है ये प्रोड्यूस करता है, और ये एरिथ्रोपोइसिस के लिए अहम किरदार अदा करता है। आप लोग ने पढ़ा कि एरिथ्रोपोइसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी की प्रोसेस को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं, और एरिथ्रोपोइसिस की इस प्रोसेस के लिए एरिथ्रोपोइटिन का होना लाजिम है, और ये कौन बनाता है, आपका किडनी बना देता है। आपने देखे होंगे कि जिन अफराद की किडनी अल्ट्रेशन हो, किडनी फंक्शनल नहीं हो, तो उन लोगों में हेमोग्लोबिन की क्या होती है, कमी आ जाती है, एनेमिक हो जाते हैं। तो रीजन ही यही है कि जब किडनी सही काम नहीं करेगा, द clients or the patient's kidney will not be able to produce such type of protein, and due to the production of deficit production of the erythropoietins, तो this will lead to anemia। सही है। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, हेमेटोक्राइट। हेमेटोक्राइट आपने सीबीसी जब टेस्ट करते हैं इसमें हेमेटोक्राइट भी होता है। टोटल ब्लड वॉल्यूम की परसेंटेज को, सही है, जो आरबीसी में टोटल ब्लड वॉल्यूम है कितना परसेंटेज है, इसको हम क्या कहते हैं, हेमेटोक्राइट कहते हैं। हेमेटोपोइसिस किसे कहते हैं, कम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मेचुरेशन ऑफ ब्लड सेल्स को हम ब्लड सेल्स की कम्प्लेक्स प्रोसेस को क्या कहते हैं, हेमेटोपोइसिस कहते हैं। हमने यहाँ पर एरेथ्रोपोइसिस, एरेथ्रोपोइसिस सिर्फ आरबीसी के रिलेटेड है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन आरबीसी से, तो एरेथ्रोपोइसिस इसका सिर्फ रिलेशन जो है रेड ब्लड सेल से है। लेकिन हमारे पास ब्लड जो है द कम्प्लेक्स फॉर्म है, जब हम हेमेटो का मतलब है ब्लड ही है, वूल ब्लड आई, इसमें डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब चीजें आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई कि कम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन एंड मेचुरेशन ऑफ ब्लड सेल को हम हेमेटोफाइसिस कहते हैं। तो दोनों में फर्क ये, वो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, इसमें डब्ल्यूबीसी आरबीसी सब चीजें आ जाती हैं। While the hemoglobin is the iron containing protein of RBC delivers oxygen to tissue। हमारे पास ये कंटेनिंग, ये हमारे पास आरबीसी पर जो आयरन पिगमेंटेशन है, आयरन प्रोटीन है, इसको हम हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कहते हैं, विच इज द कैरियर फॉर द ऑक्सीजन कैरियर कहलाते हैं इसको। हेमोलाइसिस किसे कहते हैं, डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी कैन ऑकर विद इन और आउटसाइड द वेस्कुलेचर। हेमोलाइसिस किसे कहते हैं, डिस्ट्रक्शन, आरबीसी की डिस्ट्रक्शन को, तोड़ फोड़ को हम हेमोलाइसिस के, हमारे पास टू टाइप्स होते हैं। एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलाइसिस जो आउटसाइड ऑफ द वेजल होते हैं, इसको एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलाइसिस होता है, जो 10% होता है विद इन, जो नॉर्मल कंडीशन 10% होता है विद इन द स्प्लेनिक होता है। 120 डेज के बाद आपका आरबीसी जो है हेमोलाइसिस हो जाता है। जबकि हमारे पास दूसरा जो है, दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स्ट्रा इंट्रावेस्कुलर, इंट्रावेस्कुलर तकरीबन, इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस जो है वो हमारे पास नॉर्मली होता है 10%, 5 to 10% नॉर्मली होता है। लेकिन जब इसका लेवल जो है 10 से ज्यादा हो जाए, तो इस कंडीशन को दिस विल लीड टू एनीमिया की तरफ लेके जाता है। मैं उल्टा बताएं, जो एक्स्ट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस होता है 90% हमारे पास कहाँ होता है, विद इन द स्प्लेनिक मैक्रोपेज, विद इन स्प्लेनिक मैक्रोपेज उसको करा देता है, 90% है वो, सही है। लेकिन कभी जब कभी ये उल्टा हो जाए, अगर हमारे पास इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस 90% हो जाता है, वो फिर क्या हो जाता है, वो एनीमिया कंडीशन में हो जाते हैं। जब किसी लोगों, बाद लोगों को विटामिन बी12 डिफिशियंसी हो, कुछ चीजों फॉलिक डिफिशियंसी हो, तो एनीमिया वाले लोगों में हेमोलाइसिस जो है, इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस फिर 90% हो जाता है। वैसे रेशियो जो है 90:10 है, 10% जो है विद इन द स्प्लीन होता है एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलाइसिस, सही है, नहीं सॉरी, 90% जो है विद इन द स्प्लीन होता है एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलाइसिस, और 10% जो है विद इन द इंट्रावेस्कुलर हेमोलाइसिस होता है, जो नॉर्मली कंडीशन होता है। जब ये उल्टा हो जाए, तो फिर हम इसको एबनॉर्मल कंडीशन कहते हैं। फिर हमारे पास हेमोसेड्रीन है। हेमोसेड्रीन किसी, एक होता है हेमोसेड्रोसिस, एक होता है हेमोसेड्रीन। हेमोसेड्रीन किसे कहते हैं, इसकी एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मल प्रोडक्शन, टॉक्सिसिटी को हम क्या कहते हैं, हेमोसेड्रीन कहते हैं। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट डिराइव फ्रॉम ब्रेक डाउन हेमोग्लोबिन, सही है, ब्रेक डाउन ऑफ हेमोग्लोबिन जब हद से ज्यादा ब्रेक डाउन हो जाए, सही है, इसको हम हेमोसेड्रीन कहते हैं, सही है। और ये जब जमा हो जाए, जमा होता रहे, जमा हो रहा है, टॉक्सिक कंडीशन में हो जाए, इसको हम हेमोसेड्रोसिस पे कहते हैं। इन लोगों ने नहीं लिखा है। हमारे पास फिर अगला कंडीशन है हेमोस्टेसिस, इंटरकेट बैलेंस बिटवीन क्लॉट फॉर्मेशन एंड क्लॉट डिसोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, हेमोस्टेसिस कहते हैं। लेकिन ये सिर्फ हम ब्लड के कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि क्लॉट फॉर्मेशन और क्लॉट डिसोल्यूशन के दोनों के बैलेंस को हम हेमोस्टेसिस, बैलेंस कंडीशन को हम हेमोस्टेसिस कहते हैं। हिस्टोसाइट्स किसी के, हिस्टो का मतलब टिश्यू होता है ना, सेल प्रेजेंट एंड ऑल लूज कनेक्टेड टिश्यू कैपेबल ऑफ फेगोसाइटोसिस पार्ट
अब द रफ एंडोप्लाज्मिक जो है इसको हम हिस्टोसाइट्स कहते हैं। हाइपरप्लीजिया कहते हैं, हमने डिस्प्लीजिया पढ़ा। डिस्प्लीजिया का मतलब ये है फॉर्मेशन, एबनॉर्मल फॉर्मेशन को, जिसे हाइपरप्लीजिया कहते हैं एबनॉर्मल इंक्रीज प्रोपरेशन ऑफ नॉर्मल सेल, या नॉर्मल सेल की साइज में इंक्रीजमेंट को हम हाइपरप्लीजिया कहते हैं। फिर अगला हमारे पास लिम्फॉइड है। लिम्फॉइड का मतलब पर्टेनिंग टू लिम्फोसाइट्स, लिम्फॉइड लिम्फोसाइट से रिलेटेड है लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फोमा। माइलॉइड किसे कहते हैं? पर्टेनिंग टू नॉन लिम्फॉइड ब्लड वेसल्स दैट differentiate into RBC, platelets, monocytes, macrophages, neutrophils, eosinophils, basophils and mast cell। सही है। माइलॉइड स्टेम सेल से फिर ये अगले क्लासिफिकेशन आ जाती है, दूसरी चीजें बन जाती है। कौन कौन सी चीज माइलॉइड स्टेम सेल से? आरबीसी, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, ये सब चीजें आ जाती है तो उसको हम माइलॉइड सेल कहते हैं। आप लोग अगले एक डायग्राम में सब आप लोगों को समझ आ जाए कि माइलॉइड से क्या क्या चीजें तकसीम होके क्या क्या चीजें बनती है, तो ये यहाँ पर लिखा गया, डायग्राम में भी आप लोग देख लोगे। माइलोफाइसिस किसे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ मेचुरेशन सेल की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? माइलोफाइसिस कहते हैं। और ये कहाँ से? माइलॉइड स्टेम सेल से वहां से इब्तिदा होता है और फिर ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप जाके मेच्योर सेल बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? माइलोफाइसिस कहते हैं। तो इसको अच्छी तरह रट्टा लगाना होगा, इससे एमसीक्यूज आएंगे ज्यादा। नॉर्मोक्रोमिक किसे कहते हैं? नॉर्मल आरबीसी कलर को या नॉर्मल शेप को हम नॉर्मोक्रोमिक कहते हैं। ये ऑलरेडी अगर सीबीसी टेस्ट करते हो तो उसमें लिखा होता है नॉर्मोक्रोमिक, क्रोमिक कलर को कहते हैं। पेनसाइटोपिनिया किसे कहते हैं? डिक्रीज डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स की कमी को हम पेनसाइटोपिनिया कहते हैं। और पेगोसाइटोसिस किसे कहते हैं? इंजेशन और डाइजेशन के बैक्टीरिया को हम पेगोसाइटोसिस कहते हैं, यानी ईटिंग ऑफ द सेल्स को हम पेगोसाइटोसिस कहते हैं। पोयोकेलोसाइटोसिस को क्या है? साइटोसिस किसे कहते हैं? आरबीसी के शेप में तब्दीली आने को, यानी एबनॉर्मल तब्दीली को हम क्या कहते हैं? पोयोकेलोसाइटोसिस कहते हैं। पोलीसाइथीमिया किसे कहते हैं? आरबीसी के इंक्रीजमेंट को हम क्या कहते हैं? आरबीसी के बढ़ जाने को हम, नॉर्मल से बढ़ जाने को हम पोलीसाइथीमिया कहते हैं। तो पेनसाइटोपिनिया मल्टीपल सेल्स के लिए है और पोलीसाइथीमिया सिर्फ आरबीसी के लिए वो है। रेटिकुलोसाइट्स किसे कहते हैं? एम मेच्योर आरबीसी होता है, तकरीबन 1% होता है टोटल सर्कुलेटिंग आरबीसी। रेटिकुलोसाइट जो आपके ब्लड में नॉर्मली मौजूद होता है। और स्टेम सेल्स किसे कहते हैं? स्टेम सेल इब्तदाई सेल्स को जो बोन मैरो से बनता है। प्रिमिटिव सेल कैपेबल ऑफ सेल रेप्लिकेशन, इसकी ये कैपेबिलिटी होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ रेप्लिकेट हो जाते हैं, अपने उसको अपने तादाद को बढ़ा सकता है और डिफ्रेंशिएट कर सकता है और फिर ये मेच्योर यानी माइलॉइड सेल तक चला जाता है और फिर से मल्टीपल सेल बन जाते हैं। फिर हमारे पास बोन मैरो। द बोन मैरो क्या है? बोन मैरो इज द साइट ऑफ हेमेटोफाइसिस और ब्लड सेल फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? बोन मैरो इज द साइट, बोन मैरो हमारे पास वो जगह है जहाँ पर हेमेटोफाइसिस होता है या ब्लड सेल फॉर्मेशन होता है। इन अ चाइल्ड ऑल स्केलेटल बोन आर इन्वॉल्व, बच्चों में ये सारे स्केलेटल बोन जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एडल्ट में फिर सिर्फ बोन मैरो रिस्पॉन्सिबल होता है। इन एडल्ट बोन मैरो एक्टिविटी इज यूजुअली लिमिटेड टू द पेल्विस, रिब्स, वर्टिब्रा एंड स्टर्नम। मेरो इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारे पास जो मेरो है, बोन मेरो जिसे हम कहते हैं, ये लार्जेस्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जो तकरीबन 4 to 5% ऑफ द टोटल बॉडी वेट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ आइलैंड्स ऑफ सिल्वर कंपोनेंट्स। इसमें क्या होता है? आइलैंड होता है, एक जजीरा होता है सिल्वर कंपाउंड का, जिसमें रेड मेरो है और दूसरा है येलो मेरो है। सही है, एक रेड गोदा होता है और एक येलो होता है। आप लोग ने जब गोदा वगैरह कहा तो जिसमें जो बोन्स के अंदर होता है गोदा, रेड और येलो। द मेरो इज हाईली वेस्कुलर, ये मेरो जो होता है ये हाईली वेस्कुवेजल वाला होता है। विद इन इट आर प्रीमेच्योर सेल्स कॉल्ड स्टेम सेल्स। इसमें खास किस्म की सेल्स होते हैं जिसमें जिसको हम स्टेम सेल्स कहते हैं। विद द स्टेम सेल, जब स्टेम सेल को स्टिमुलेशन मिलती है आइदर इन द फॉर्म ऑफ, दे कैन बिगेन अ प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसकी वजह से प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है। डिफरेंशिएट मीन तकसीम स्टार्ट हो जाती है और माइलॉइड स्टेम सेल या लिम्फॉइड स्टेम सेल तक चले जाते हैं
और these stem cells produce specific type of blood vessel। ये सेल जो है खास किस्म के ब्लड सेल्स बनाते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ये सब बनाते हैं। लिम्फोइड स्टेम सेल प्रोड्यूस आइदर, लिम्फोइड स्टेम सेल से टी सेल या बी लिम्फोसाइट बन जाते हैं, जबकि माइलॉइड सेल थ्री ब्रॉड स्टेम टाइप्स बन जाते हैं। कौन कौन से माइलॉइड से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स बन जाते हैं, जबकि लिम्फोइड से टी और बी सेल बन जाते हैं। A defect in the myeloid stem cells, अगर myeloid stem cell में कोई खराबी आ जाए, either in the form of injury, either on the attacking of the bacteria or any types of origins, इसकी वजह से क्या हो सकता है? Not only with the WBC production but also RBC platelets production। तो इससे ये तीनों चीजें जो है इसके प्रोडक्शन की क्या हो सकती है? खराबी आ सकती है। आइदर पेशेंट एनेमिक हो सकते हैं, आइदर पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो सकते हैं, यानी प्लेटलेट्स की कमी आ जाती है, और लीकोपीनिया भी हो सकते हैं, यानी WBC कमी आ सकती है। तो इम्यूनिटी भी इसका डिस्टर्ब हो सकता है व्हेन देयर इज डिफेक्ट इन द माइलॉइड स्टेम सेल। लेकिन अगर लिम्फोइड स्टेम सेल में खराबी आ जाए तो फिर क्या होगा? फिर पेशेंट की इम्यूनिटी जो है इम्यूनो सप्रेस हो जाते हैं। तो इससे इस डायग्राम से ये वाला डायग्राम जो है आप लोगों को फिर सही नजर आएगा। तो हमारे पास ये देखो, ये प्रिकर्सर स्टेम सेल्स होते हैं। आपने बताया ये बोन मेरो से हुआ, जब इसको स्टिमुलेशन मिलती है तो ये किसमें? माइलॉइड स्टेम सेल में चेंज हो जाता है। सही है, माइलॉइड स्टेम सेल में चेंज हो जाता है। माइलॉइड स्टेम सेल जो है ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ई जो है, ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है एरिथ्रोसाइट्स। तो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल। और प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सेल आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है रेटिकुलोसाइट सेल्स में, और रेटिकुलोसाइट सेल विल आल्सो इज कन्वर्टेड इनटू आरबीसी सेल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमारे पास माइलॉइड स्टेम सेल की तीन क्लासिफिकेशन आप लोगों ने बता दिए थे कि आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी बन जाते हैं। फिर डब्ल्यूबीसी के अगेन क्लासिफिकेशन है। तो माइलॉइड स्टेम सेल से अगेन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बन गई, और ये आगे जाके किस में कन्वर्ट हो गया? मेगा करियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो गया। मेगा करियोब्लास्ट जो है आगे जाके मेगा करियोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, और मेगा करियोसाइट जो है प्लेटलेट्स बनाते हैं। इसी तरह माइलॉइड स्टेम सेल्स की फिर कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट बन जाती हैं, और ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो है हमारे पास फिर इसके अगेन क्लासिफिकेशन, डब्ल्यूबीसी की क्या क्या क्लासिफिकेशन है? मोनोब्लास्ट में, मोनोब्लास्ट आगे जाके मोनोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह माइलोब्लास्ट में कन्वर्ट हो, माइलोब्लास्ट आगे जाके न्यूट्रोफिल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ये ल्यूकोसाइट्स के टाइप है एजिनोफिल, एजिनोफिलिक माइलोब्लास्ट में कन्वर्ट, एजिनोफिलिक मोनोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाते हैं एजिनोफिल में। इसी तरह माइलॉइड स्टेम सेल जो है आगे जाके बेजोफिलिक, बेजोफिलिक माइलोब्लास्ट सेल, और ये आगे जाके बेजोफिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमने अभी बताया प्रीवियस स्लाइड में कि आरबीसी माइलॉइड स्टेम सेल्स की तीन क्लासिफिकेशन आ जाती है, आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी की अगेन क्लासिफिकेशन जो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ी थी, ए ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट, फिर ग्रेनुलोसाइट्स की अगेन क्लासिफिकेशन क्या हो, ए ग्रेनुलोसाइट की अगेन क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था। फिर लिम्फोइड स्टेम सेल जो है, लिम्फोइड सेल ये अगेन क्लासिफिकेशन के दो हैं, प्री बी सेल में, और बी प्री बी सेल जो है बी लिम्फोसाइट्स, और आगे जाके बी लिम्फोब्लास्ट सेल आगे जाके बी लिम्फोसाइट सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह ये लिम्फोइड स्टेम सेल जो है प्रोथ्रोम्बोसाइट्स और टी लिम्फोब्लास्ट, और ये आगे जाके टी लिम्फोसाइट सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्लाइड आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर हमारे पास ये स्लाइड है, ये आरबीसी सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये डब्ल्यूबीसी के क्या क्या है? बेजोफिल है, नेट्रोफिल है, मोनोसाइट्स है, और ये क्या है? एजेनोफिल है। और बी लिम्फोसाइट सेल और टी लिम्फोसाइट सेल आप लोगों ने पढ़ लिया, सही है।